Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying biology ninth class. Today we are to start chapter 3, that is about biodiversity. Biodiversity means occurrence of varieties of organisms. Variety of organisms among the species and even within the species, within any species among different organisms, it is considered as biodiversity. एटलीस्ट बताया कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे इनहेबिट द अर्थ। तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड बाय बायोलॉजिस्ट। जो बायोलॉजिस्ट ने अभी तक स्टडी किए हैं या जो रिकॉर्ड में लाए हैं बायोलॉजिस्ट, वो तकरीबन इनका 1/3 है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिजम्स जो है, it's more obvious than the fundamental unity of life. यूनिटी ऑफ लाइफ क्या है? सिमिलरिटीज का पाया जाना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिनकी वजह से कि हम उनको ये कंसीडर कर सकते हैं कि दे हैव अ कॉमन डिसेंट, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। उनकी फाइलेटिक लीनिएजेस को कंसीडर करते हुए तो कहा कि जो सिमिलरिटीज हैं वो इतनी ऑब्वियस नहीं हैं, इतनी क्लियर हमें नज़र नहीं आती जितने के डिफरेंसेस उनके अंदर जो हैं, जो वैरायटी है वो हमें क्लियरली नज़र आती है। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म जो है दे शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान देखेंगे बहुत से ज़्यादा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड फूड, वो खुराक हासिल करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ उनके अंदर होती है। तो ये इसके बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर कॉमन है। तो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। 5 ग्रुप हैं जिनमें प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोकैरियोट्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, और बाकी सारे जो हैं, ये 4 ग्रुप जो हैं, ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस। We shall discuss in detail these groups later on in this chapter. It's mentioned that in this chapter we shall focus on the differences among different groups of organisms, and we shall also see how the organisms are classified and named, and what are the concerns with the existence of biodiversity. All these things we are to discuss in this chapter. Biodiversity. The term biodiversity बताया कि it has been derived from bio and diversity. Bio life को कहा गया, और diversity जो है it's the variety within a species and among species। कि एक species के different organisms को देखें तो आपस में exactly similar नहीं होते, उनमें differences पाए जाते हैं। इसी तरह different species के जो organisms हैं वो एक दूसरे से different होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बताया कि इट इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। हम किसी भी इकोसिस्टम को जब लेते हैं, उसके अंदर हम फाना और फ्लोरा को देखें, यानी उसके प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, तो उनमें वैरायटी हमें नजर आएगी। डिफरेंट काइंड्स हमें उन प्लांट्स की और एनिमल्स की जो है वो नजर आती हैं। नेक्स्ट बताया कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, इसको फ्लोरा का नाम दिया जाता है, और डाइवर्सिटी एनिमल्स की जो है उसको फौना का नाम दिया जाता है। किसी भी रीजन की जो डाइवर्सिटी है ये प्लांट्स और एनिमल्स की, ये डिपेंड किस पे करती है? क्लाइमेट, कि उस रीजन की क्लाइमेट कैसी है, आबो हवा कैसी है, ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, सॉइल्स, वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, और दूसरी कौन सी स्पीशीज जो है वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जो है ये डिटरमिन करेंगी
कि कौन सी वैरायटी प्लांट्स की या कौन सी स्पीशीज जो हैं प्लांट्स या एनिमल्स की वो किसी भी जगह एग्जिस्ट कर सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी का कहा कि इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, कि ये जमीन पर हर जगह एक जैसी नहीं है, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह एक जैसी बायोडाइवर्सिटी पाई जाए। यानी किसी भी जगह को लें तो दूसरी जगह के मुकाबले में जो है उसको कंपेयर करें अगर, तो एक जैसी ऑर्गेनिजम्स आपको मिले, ऐसे नहीं है। इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, कहा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वहां पे ज्यादा है। ट्रॉपिक्स जो है ये कहते हैं वो रीजन्स जो कि इन द मिडल ऑफ ग्लोब आते हैं, ये इक्वेटर, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं, ये जो रीजन्स हैं ये ट्रॉपिक्स में आते हैं। इक्वेटर के साथ जो रीजन्स हैं जिनमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दो कहलाते हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इक्वेटर की नॉर्थ साइड वाला रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये इक्वेटर के साउथ वाला जो रीजन है उसको कहते हैं। तो कलेक्टिवली इनको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कलेक्टिवली ट्रॉपिक्स कहते हैं, यानी इक्वेटर के साथ वाले रीजन्स जो हैं यहाँ पे हीट ज्यादा होती है इन रीजन्स में, टेम्परेचर इन रीजन्स का ज्यादा होता है। उसके बाद टेम्परेट रीजन्स का बताया। टेम्परेट रीजन्स जो हैं ये ट्रॉपिक्स की साइड्स पे आते हैं, यानी ट्रॉपिक्स और पोल्स के दरमियान आप कह सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और साउथ पोल के दरमियान। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के दरमियान के जो रीजन्स हैं ये टेम्परेट रीजन्स कहलाते हैं। इन रीजन्स का टेम्परेचर जो है वो दरमियाना सा रहता है। तो बताया कि जो ट्रॉपिक्स के रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जो टेम्परेट रीजन्स हैं इधर भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन्स, आप नॉर्थ पोल को लें या साउथ पोल को लें, ये जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पे थोड़ी स्पीशीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, लिहाजा बायोडाइवर्सिटी कम हुई। Biodiversity found on Earth today is a result of 4 billion years of evolution. It is scientific estimation just कि जो आजकल बायोडाइवर्सिटी हमें नजर आती है, ये पाई जाती है, ये 4 बिलियन साल की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। एवोल्यूशन कहते हैं अकोमुलेशन ऑफ चेंजेस in species generate in organisms generation after generation, which result in the production of new species. The origin of life बताया कि it is not well known to science. लाइफ का आगाज कैसे हुआ साइंटिफिकली कोई सही तरीके से मालूम नहीं है। अलबत्ता लिमिटेड एविडेंसेस जो हैं ये सजेस्ट करते हैं कि until 600 million years ago all life जो है it consisted of bacteria and similar unicellular organisms, कि 600 मिलियन साल पहले तकरीबन ये बैक्टीरिया जैसे जो हैं वो और मिलते जुलते जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये एग्जिस्ट करते होंगे। जस्ट इट इज एन एस्टिमेशन as it has limited evidences. Next is their importance of biodiversity. ये जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बताया कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, इंसानों को खुराक मिलती है इससे। डिफरेंट प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स जो हैं जो कि हम अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। A significant proportion of drugs देखें they are derived directly or indirectly from biological sources. कई मेडिसिन ऐसी हैं
जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मिलती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स यानी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाली चीजें जो हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, जो कि बिल्डिंग पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। फाइबर्स, जिस तरह कॉटन फाइबर है, जूट फाइबर, सिल्क फाइबर्स वगैरह। देन डाइज, डाइज ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह पिगमेंट्स हैं। लेकिन डाई का और पिगमेंट का डिफरेंस होता है, डाइज को जिस मटेरियल के ऊपर लगाते हैं, इट फॉर्म्स केमिकल बॉन्डिंग विद द मटेरियल। ये केमिकली लिंक हो जाता है मटेरियल के साथ। जबकि जो पिगमेंट्स हैं, वो पेंट्स वगैरह के अंदर जिस कलरिंग के लिए यूज होते हैं, कि वो जस्ट एक लेयर बनाते हैं मटेरियल के ऊपर, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते। उसके बाद रेजन्स, ये विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं, गाढ़े से थिक मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। और आगे जो हैं वो डिफरेंट इनसे केमिकल्स बनाए जाएंगे, जैसे वार्निश वगैरह है, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं इनसे। आगे आगे हैं गम्स, ये भी विस्कस मटेरियल्स हैं। और गम्स में और रेजन्स में डिफरेंस ये होता है कि रेजन्स जो हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि गम्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में। रेजन्स पानी की बजाय जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ईथर, अल्कोहल वगैरह, ये उनमें डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद है एडहेसिव्स। एडहेसिव ये स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं जो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लू वगैरह। तो ये इनसे रेजन्स और गम्स वगैरह जो इनसे आगे बनाए जाते हैं। इसी तरह रबर है, जैसे रबड़ बनता है। ऑयल है, जिसको हम डिफरेंट पर्पजेस में यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली हमें पौधों से मिलने वाली चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। किसी भी इकोसिस्टम को देखें तो उसकी मेंटेनेंस, इवन कि उस इकोसिस्टम का जो बनना है, वो इसी बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कि किसी इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरी पर डिपेंड करती हैं। इवन फॉर फूड दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। Each plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. हमारी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन, जैसे डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, उनके प्रोपोर्शन को रेगुलेट करना जो है, वो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। डिफरेंट जो साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, वो इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से चलते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शन डिफरेंट गैसेस का हवा में जो है, इवन के वाटर का, वो मेंटेन रहता है। वाटर बॉडीज के अंदर भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी पानी का जो प्रोपोर्शन है, वो मेंटेन रहता है। जैसे बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग देखें, अब प्लांट्स को देखें कि ज़मीन से वो मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, दैट इज absorbed by chlorophyll present in the the chloroplasts, which are present in green parts of the plants, especially in leaves. And during this photosynthesis, food is manufactured that is used by plants themselves and also by animals when they use plants for their food. And after that, when animals and plants die, their dead bodies are decomposed into the simple substances by bacteria and fungi that are called decomposers. Bacteria and fungi are also included in this biodiversity. So plants, animals, bacteria, fungi, they are all playing their roles in recycling of nutrients and maintaining the fertility of soil. साल से देखें, प्लांट्स जब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब डिकम्पोजर्स जब ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड कर देते हैं,
तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है इट इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट इज देयर क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। जब हमने देखा कि एक लार्ज कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की एंड दे आर वेरी डिसिमिलर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो डिफरेंट हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी 1.5 मिलियन, आप कह सकते हैं 15 लाख एनिमल की स्पीशीज, और तकरीबन 0.5 मिलियन, हाफ मिलियन यानी 5 लाख के करीब पौधों की स्पीशीज ऐसी हैं विच आर नोन टू बायोलॉजिस्ट्स, जो कि बायोलॉजिस्ट जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं। एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ, कि जमीन पर जितनी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इसका एक स्मॉल परसेंटेज है ये। एक अंदाजा के मुताबिक साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि तकरीबन 30 मिलियन स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स की जो है वो जमीन पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 मिलियन ऐसी हैं जो कि बायोलॉजिस्ट अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं। दे रेंज इन complexity फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स। अब ये सारी लाइफ फॉर्म्स सिमिलर नहीं हैं, कुछ बहुत ही सिंपल हैं और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी में इनमें रेंज पाई जाती है। अब बैक्टीरिया को देखें, सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स हैं। इवन वायरसेस को देखें जो कि हम सब सेलुलर पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, और उसके बाद ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती जाती है तो ह्यूमन बीइंग्स को देखें, दैट आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स। फिर उसके बाद इनकी अकरेंस को देखें कि ये कुछ जो हैं दे आर फाउंड इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक, others fly and still others are stationary। देखिए कुछ समुद्रों में पाए जाते हैं, पौधे हों जानवर हों, कुछ जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ वॉक करते हैं यानी चलते फिरते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ और जो कि स्टेशनरी है। जैसा देखें सारे प्लांट्स जो हैं ये सारे स्टेशनरी हैं। इवन कोरल्स देखें, कोरल रीफ्स बनाती हैं जो कि, और स्पॉन्जेस वगैरह। ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, कि हर जो वैरायटी है या हर स्पीशी है उसका अपना तर्ज जिंदगी है, हर लाइफ फॉर्म का। गेट मसल क्या, गेटिंग फूड, खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे हासिल करनी है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं रहती, माहौल में चेंजेस आती हैं, तो उनसे कैसे निपटना है, उनसे कैसे बचना है, सरवाइव कैसे करना है ऐसे कंडीशंस में। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह को देखना, ढूंढना जो कि सूटेबल हो। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो हर ऑर्गेनिज्म को, हर लाइफ फॉर्म को अगर हम देखें उसके अपने अपने तरीके हैं। When there are so many diverse kinds of organisms, then it becomes very difficult to learn about the characteristics of each and every organism। लेकिन जब ये मुख्तलिफ किस्म की लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर डाइवर्सिफाइड, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। Now to study this large collection, what do biologists do? They classify organisms into groups and subgroups। organisms को छोटे बड़े ग्रोहों में डिवाइड कर देते हैं, and for this task they require some system। इस क्लासिफिकेशन के लिए उन्हें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसके तहत के ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर सकें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बताया कि ये वो मेथड है बाय विच बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये वो सिस्टम है जो कि बायोलॉजिस्ट यूज करेंगे, और ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको छोटे बड़े ग्रोहों में डिवाइड करते हैं ताकि हम इनको इजीली
स्टडी कर सकें। व्हाट आर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स का पहले बताया गया है। टैक्सोनॉमी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की जो है इसको डील करते हैं। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अब सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद नेमिंग, फिर उनकी ग्रुपिंग। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम एक नाम देते हैं, फिर उसको हम उससे रिलेटेड जो ग्रुप होता है तो उसके अंदर प्लेस करते हैं। तो ये स्टडी जो है ये हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो वो सिस्टेमैटिक्स कहलाती है। यानी सिस्टेमैटिक्स जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं और हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं कि इनकी जो फाइलेटिक लीनिएजेस हैं, इनकी जो लाइंस ऑफ डिसेंट हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनका ओरिजिन जो है वो क्या हो सकता है, यानी हम इनका कॉमन ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें सिस्टेमैटिक्स में आती हैं। मेन एम्स जो हैं बोथ ऑफ दीज ब्रांचेज जो हैं इनके मेन एम्स ये दो हैं। नंबर वन, टू डिटरमिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस among organisms so that they can be studied easily। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज क्या हैं, मिलती जुलती चीज़ें क्या हैं, और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनको मालूम करना ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। दूसरी बात, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनके लाइंस ऑफ डिसेंट जो हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके के कॉमन हो सकते हैं, कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या हो सकता है। तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इनको आपस में हम ऑर्गेनिजम्स को लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके लाइंस ऑफ डिसेंट हमें मिलें और इनके हम कॉमन ओरिजिन ओरिजिन को ट्रेस कर सकें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पीछे जाकर किस स्टेज पे आपस में मिल रहे हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप जो है इट इज गॉट थ्रू सिमिलरिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। के ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है और ये रिलेशनशिप हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज से मिलता है। उनकी खसूसियात जो मिलती जुलती हैं जिन ऑर्गेनिजम्स की, तो उनसे हमें अंदाजा होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं। और ये सिमिलरिटीज जो हैं ये सजेस्ट करती हैं कि all organisms, those who are related to one another at some point in their evolutionary histories, organisms जो हैं which are related to one another, they have common origin। evolutionary history में at some point हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इनका एक ओरिजिन जो है वो कॉमन होगा, कि पीछे जो है एक ही ऑर्गेनिज्म से आगे लाइंस इनकी चली हैं, इस वजह से इनकी सिमिलरिटीज हैं। हाउएवर बताया कि सम ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स, कुछ आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं। मसलन आप सपैरोस को देखें, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू द इंसेक्ट्स। अब सपैरोस को कंपेयर करें पिजन्स के साथ तो ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, अगर इंसेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इतनी सिमिलरिटीज नहीं है, डिफरेंसेस ज्यादा हैं। दैट मीन्स दैट द फार्मर टू मीन्स के सपैरोस एंड पिजन्स जो हैं दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, कि ये पीछे किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से आगे दो लाइंस बनी हैं, ओरिजिन इनका कॉमन है। When biologists classify organisms into groups and subgroups, similarities are seen in external and internal structures and stages of development। ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रुप्स में, छोटे बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमें इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इनकी ज़ाहिरी सूरत जो है, शक्ल और सूरत, इसमें हमें सिमिलरिटीज मिलती हैं। इवन इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी इनके डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को जब हम देखते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें सिमिलरिटीज इससे मिलती हैं।
Modern genetics provides another type of information to taxonomists. जो टैक्सोनॉमी के माहिरीन हैं, इनको जेनेटिक्स से, जो जदीद जेनेटिक्स है यानी जो जीन्स की स्टडी है, इससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं डीएनए के अंदर, कोई से भी दो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके डीएनए के अंदर जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। कि हम उनके डीएनए में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं, वहां से हम ये गेस कर सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस जो हैं वो क्यों डिफरेंट हैं। यानी दो दो ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी किए हैं, हमने उनके जस्ट जीन्स को स्टडी किया है, तो हम ये बता सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगी, इनके फंक्शंस जो हैं, क्योंकि जीन्स के ही कंट्रोल में तो स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, और जो फंक्शंस आगे स्ट्रक्चर्स ने परफॉर्म करने होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर होती है। नेक्स्ट इज देयर टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमी ग्रुपिंग है और हायरार्की क्या है? ग्रेडिंग। छोटे बड़े ग्रुप्स जो हैं, इनमें डिवीजन बताया कि ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड दे आर नोन एज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, और इनको कहते हैं हम टैक्सो, सिंगुलर टैक्सोन, कि जिन ग्रुप्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, इन्हें टैक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सा कहते हैं, या टैक्सोन सिंगुलर है। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर, जैसे कि लैडर होती है, कॉल्ड टैक्सोनोमिक हायरार्की, कि स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे पहुंचते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स यानी 5 बड़े ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए हैं। सो किंगडम जो है ये क्या हुई? ये लार्जेस्ट टैक्सॉन हुआ, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी हुई। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन दिस वे। फॉर एग्जांपल देखें, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये टैक्सोनोमिक हायरार्की है, बड़े से छोटे ग्रुप की तरफ। जो फाइलम है, हम प्लांट्स और फंजाई के केस में डिवीजन भी इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज जो है फाइलम की बजाय डिवीजन यूज होता है पौधों और फंजाई के लिए। फाइलम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, कि आपस में मिलती जुलती क्लासेस जो हैं वो एक फाइलम में रखी जाती हैं, या पौधों और फंजाई के केस में एक डिवीजन में रखी जाती हैं। क्लास क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। सिमिलरली ऑर्डर क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एंड व्हाट इज फैमिली? इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एंड व्हाट इज जीनस? जीनस का ही प्लूरल जेनरा है, तो जीनस जो है इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और स्पीशी क्या है? इट्स अ ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स that we have already defined, that is a group of similar organisms that can interbreed freely with one another and produce fertile offsprings, कि आपस में जिनकी रिप्रोडक्शन भी हो सके और जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हों उनमें भी आगे रिप्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद हो। मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सॉन का बताया कि दे रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सॉन। अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो जो लोअर ग्रुप है, लोअर टैक्सॉन है, मतलब लोएस्ट स्पीशी आ रहा है, तो कोई से दो ग्रुप्स को हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखें हम जीनस और स्पीशी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो स्पीशी में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल शो मोर रिजेम्बलेंसेस, मोर सिमिलरिटीज देन डू मेंबर्स ऑफ जीनस। इसी तरह अगर ज्यादा गैप डालते हैं, हम फाइलम और स्पीशी को कंपेयर करते हैं, तो स्पीशी में के ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, फाइलम में जो है इतनी सिमिलरिटीज नहीं होंगी। ये बताया गया यहाँ पे आपको कि लोअर टैक्सॉन के मेंबर जो हैं दे रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सॉन। तो यहाँ पे इस टेबल में क्लासिफिकेशंस होमो सेपियंस यानी इंसान की, और पिसम सर्टिवम जो है, पी मटर जो है, इसकी देगी आपको। हाँ जी, किंगडम ह्यूमन बींग्स की क्या है? एनिमलिया, और पी की प्लांटी। फाइलम ह्यूमन की है कॉर्डेटा, और पी की है मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियो
फाइटा। क्लास ह्यूमन की है ममेलिया और पी की है मैग्नोलियोपसीडा। मैग्नोलियोपसीडा। ऑर्डर को देखें तो ह्यूमन का है प्राइमेट्स, जबकि पी का है फेबेल्स। फेबेल्स। फैमिली ह्यूमन बींग्स की है होमिनिडी। होमिनिडाई भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन होमिनिडी जो है ये ज्यादा यूज होता है, होमिनिडी। और पी की फैमिली है फेबेसी। फेबेसी। और जीनस को अगर हम देखें तो इंसान की है होमो, पी की है पिसम। और स्पीशी को देखें, इंसान की बनेगी होमो सेपियंस और पी की जो है वो पिसम सैटिवम। पिसम सैटिवम। जब स्पीशी की बात आती है तो हम पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन एच जो है वो होमो से लिया गया है, होमो सेपियन। सेपियन जैसा स्पीशी है। और इसी तरह पिसम से पी लिया गया तो पिसम सैटिवम। स्पीशीज के बारे में नेक्स्ट बताया गया आपको कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशीज है। और स्पीशीज जो इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। But are reproductively isolated from other such groups in nature। कि नेचुरली जो बाकी ग्रुप्स हैं उनसे मिलते जुलते हैं हमेशा, उनसे वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन कि रिप्रोडक्शन उनके साथ वो नहीं कर सकते। Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics। हर स्पेशी की कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, इकोलॉजी के लिहाज से डिफरेंसेस हैं, बिहेव कैसे करते हैं, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से वो डिफरेंट कंसीडर होती हैं फ्रॉम अदर स्पीशीज। डिस्टिंक्ट मीन जिनसे हम तमीज कर सकते हैं, इनमें फर्क वाजे कर सकते हैं अदर स्पीशीज के साथ। ह्यूमन बीइंग्स की जो हायरार्की है होमोसेपियंस की, इसको यहाँ भी बताया गया लैडर की सूरत में, जिसमें बताया गया था कि एक लैडर की सूरत में हायरार्की आती है। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कार्डाटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशी बताई होमो सेपियंस। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ह्यूमन बीइंग्स की बताया कि इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज अगर हम देखें तो वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर because two organisms related to two different but closely related species can cross breed under artificial conditions। कहा कि जब हम स्पेशी की बात करें तो हम नेचुरल मैकेनिज्म्स जो हैं नेचुरली हम देखेंगे कि वो रिप्रोडक्शन आपस में कर सकते हैं या नहीं। अगर हम इस लिहाज से देखते हैं तो फिर ये डेफिनेशन जो है उसमें ये बात क्लियर रहेगी कि दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद वन अनदर ओनली। क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं इनको हम आर्टिफिशियल कंडीशंस, यानी कि हम आर्टिफिशियली इंसान खुद जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकता है, और ये अननेचुरल क्रॉसेस होंगे। ऐसे अननेचुरल क्रॉसेस में क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मींस कि उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स अगर कराया जाए तो इससे इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग म्यूल प्रोड्यूस होता है। अब म्यूल इनफर्टाइल है, यानी आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकता। तो हमने नेचुरल क्रॉसेस की बात करनी है, अननेचुरल क्रॉसेस को नहीं देखना। लेकिन अननेचुरल क्रॉसेस में भी आपने देखा कि जो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो इनफर्टाइल होता है। यही वजह है कि हम स्पीशीज को डिफाइन करते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये दोनों हिस्से जो डेफिनेशन के हैं ये वाजे होने चाहिए। तो यहाँ एक चीज बताए कि क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग जो है इसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर स्पीशीज रिकग्निशन इन ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। आई डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर। जैसे कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे हम इंटरब्रीडिंग वाला क्राइटेरिया जो है
किसी स्पीशीज की पहचान के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही यूज हो सकता है। आगे आपको यहाँ बताया गया कि यूज इंटरनेट एंड फाइंड द क्लासिफिकेशन स्कीम्स ऑफ फंगस एंड बैक्टीरियम। आप किसी भी फंगस जैसे राइजोपस नेग्रिकन्स है, माशरूम वगैरह है, किसी भी फंगस की क्लासिफिकेशन स्कीम देख सकते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया में आप ये एशरिकिया कोली की देख लें। एशरिकिया कोलाई जो है, ई कोलाई लिखा होता है जिसका नाम, एशरिकिया कोलाई। तो अब उसकी क्लासिफिकेशन स्कीम या हायरार्की जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैसा ये होमो सेपियंस की आपने देखी या आपने पिसम सेटिमम की देखी है, तो इसी तरह से। With this, we end our today's lesson, and tomorrow, inshallah, we shall start history of classification systems. Okay, students, Allah Hafiz.